बहुत समय पहले की बात है। गोरखपुर गांव में ईश्वरचंद नाम का एक छतरी वाला रहता था। ईश्वरचंद के हाथों में कमाल था। उसकी बनाई छतरियां लोगों को बेहद पसंद थी। वो रंगीन और टिकाऊ होती थी। बारिश और गर्मी के मौसम में ईश्वरचंद का छतरियों का व्यापार अच्छा चलता था, लेकिन सर्दी के मौसम में धंधा बिल्कुल ना के बराबर होता था और ये ईश्वरचंद के लिए चिंता का विषय था। एक दिन ऐसे ही अपने आंगन में ईश्वरचंद सोच में बैठा था। तभी उसकी नजर सामने कुछ दूरी पर खेल रहे दो छोटे बच्चों पर गई। बच्चे एक बड़े बॉल और कुत्ते के साथ खेल रहे थे। बॉल बड़ा ही रंगीन था और कुत्ते के सफेद शरीर पर काले धब्बे थे। वो देखकर ईश्वरचंद की आंखें चमकी। ओह, इस बॉल के रंग कितने सुंदर है और उस कुत्ते के शरीर पे ये नक्शी भी बहुत आकर्षक लग रही है। अगर मैं भी ऐसे रंग बिरंगी और नक्शीदार छाते बनाऊं तो। ऐसा सोच के ईश्वरचंद काम में जुट गया। वो पहले बाजार जाके पॉलिस्टर के कपड़े को खरीदता है, फिर उन पर लगाने के लिए रंग जमा करता है। बाकी का सामान जुटा के अलग डिजाइन की छतरियां बनाना शुरू करता है। जब छतरी बन जाती है तब उसके ऊपर बहुत ही आकर्षक रंग लगाता है और उसे भांप देता है। इस प्रकार ईश्वरचंद अलग अलग नक्शे के सुंदर छाते बनाता है, जैसे रंगीन फूल की छतरी, हवाई जहाज के नक्शे की छतरी, इंद्रधनुष वाली छतरी इत्यादि बहुत सारी अलग अलग डिजाइन की छतरियां बनाता है और उन्हें अपनी हाथगाड़ी पे रख के बेचने लगता है। ईश्वरचंद की नई नई डिजाइन की रंगीन आकर्षक छतरियां लोगों को बेहद पसंद आती है और सर्दी के मौसम में भी उसका व्यापार अच्छा चलता है। उसी गांव में मीनाक्षी नाम की एक औरत भी छतरियों का व्यापार करती थी। ईश्वरचंद के छतरियों की गाड़ी पर लोगों की भीड़ देखकर उसे बड़ी जलन हुई। ये है वो आदमी जिसकी डिज़ाइन वाली छतरियों की वजह से मेरा व्यापार में नुकसान हो रहा है। लोगों को डिज़ाइन वाली छतरियाँ पसंद आ रही है। मुझे कुछ करना होगा और इसे इस गांव से भगाना होगा, नहीं तो मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे। इस प्रकार मीनाक्षी के मन में ईश्वरचंद के प्रति द्वेष और जलन निर्माण हो गया। उसने ईश्वरचंद के व्यापार में मुश्किलें खड़ी करने की ठान ली। मीनाक्षी ने भी नई डिजाइन वाली रंगीन छतरियां बनाने का सामान जुटा लिया और घर पर नई छतरियां बनाना शुरू किया। सर्दी के मौसम में मीनाक्षी को काम में व्यस्त देखकर उसका पति अचरज में पड़ गया और उसके पास आके बोला, क्यों भाग्यवान, तुम तो कहती थी कि सर्दी के मौसम में छतरियां बिकती नहीं, फिर इतनी सारी नई छतरियां क्यों बना रही हो? क्यों इतना कष्ट ले रही हो? हमारे गांव में एक छतरी वाला है जिसकी छतरियाँ सर्दी के मौसम में भी अच्छी बिक रही है। उसके पास वाली रंग बिरंगी डिजाइन वाली छतरियाँ लोगों को भा रही है, इसलिए मैं भी उस प्रकार की छतरियाँ बना रही हूँ। लेकिन इसकी क्या गारंटी कि लोग तुम्हारी ही छतरियां खरीदेंगे? इसके बारे में भी मैंने सोचा है। आप क्या मुझे मूर्ख समझते हो? चलिए मेरे साथ। ऐसा कहकर मीनाक्षी अपने पति को सब समझाती है और रात होते ही सीधे ईश्वरचंद के घर के यहाँ आती है। ईश्वरचंद अपना छतरियां बनाने का काम पूरा करके अपने परिवार के साथ भोजन करने अलग कमरे में जाता है। ये देख मीनाक्षी चुपके से उसके छतरी बनाने के कमरे के यहाँ आती है। खिड़की के लोहे के झाड़ों को खींच के निकालती है और अपने पति को अंदर भेजती है। उसका पति सारी छतरियां उठाकर मीनाक्षी को दे देता है। फिर दोनों वहां से निकल आते हैं। अगली सुबह जब ईश्वरचंद अपने छतरियां बनाने के कमरे में जाता है, वहाँ एक भी छतरी नहीं रहती। वो चिंतित होकर अपनी पत्नी निशा से उसके बारे में पूछता है। निशा, निशा कहाँ हो? यहाँ आओ जल्दी। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? निशा, मेरे सारे छाते यहाँ से गायब है, पता नहीं कहाँ गए। अब मैं बाजार में क्या बेचूंगा? यहाँ मीनाक्षी अपनी पति की मदद से ईश्वरचंद के घर से चुराए सारे छाते अपने घर के पिछवाड़े में छुपा देती है। भाग्यवान, आज तो तुमने उसके छाते छुपाए, लेकिन वो फिर ऐसे ही छाते बना के बेचने आएगा। फिर तुम क्या करोगी? अरे, उसे ऐसे ही छाते बनाने के लिए कम से कम 4 दिन लगेंगे और वो मेरे लिए बहुत है। इन 4 दिनों में मैं मेरे सारे छाते बेच दूंगी। चलिए अब यहाँ से, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी घर आते हैं। कुछ देर बाद मीनाक्षी की छोटी बेटी खेलते खेलते वहां आती है और रंग बिरंगी चित्रों वाली छतरियां देखकर खुश हो जाती है। वो उसमें से एक छतरी उठा के खेलते खेलते अनजाने में घर के बाहर के एक गली में आती है। तभी अपनी छतरियां ढूंढते ढूंढते ईश्वरचंद वहां से साइकिल पर गुजरता है। उसका ध्यान मीनाक्षी की बेटी के छाते पर जाता है। वो तुरंत उसे पहचान लेता है। ईश्वरचंद रुक जाता है और मीनाक्षी के बेटी के पास आता है। सुनो बेटा, तुम्हारी छतरी बहुत सुंदर है, कहाँ से खरीदी है तुमने? नहीं नहीं चाचा, मैंने ये छतरी किसी से खरीदी नहीं है। हमारे घर के पिछवाड़े में ऐसी बहुत सारी सुंदर छतरियाँ हैं, मैंने उसी में से एक उठाई है। ओहो, अरे वाह, क्या तुम मुझे वहां लेके चलोगी?
ऐसा कहते ही मीनाक्षी की बेटी उसे अपने घर के पिछवाड़े लाती है। वहाँ 2 दिन पहले उसके घर से गायब हुई सारी छतरियां देखकर ईश्वरचंद चौंक जाता है, क्योंकि वो सारी उसकी बनाई छतरियां होती है। और तभी मीनाक्षी अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते वहाँ आती है और दूर से ईश्वरचंद को देखकर मन ही मन डर जाती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। उसे लगता है कि शायद उसकी चोरी पकड़ी गई है। तभी ईश्वरचंद को डर से वापस लौटती हुई मीनाक्षी दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि ये काम उसी ने किया है। ईश्वरचंद बड़ा दुखी होता है और सोचता है कि रंग बिरंगी छतरियों के साथ साथ कुछ अलग प्रकार की छतरियां बनानी होगी। ईश्वरचंद घर आता है और बहुत सोचने के बाद वो अलग अलग प्रकार के छाते बनाना शुरू करता है, जैसे छोटे बच्चों को साइकिल चलाते वक्त या धूप में खेलते वक्त उपयोगी छतरी, बारिश में मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए स्पेशल छतरी जिसको गाड़ी पे फिक्स कर सकते हैं, होटल या बीच पर बाहर बैठने वालों को धूप से बचाने वाली छतरी। इस प्रकार की 101 अनोखी छतरियां ईश्वरचंद बनाता है। उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है। एक दिन छतरियां बेचते वक्त ईश्वरचंद को मीनाक्षी दिखाई देती है। मीनाक्षी शर्म के मारे मुंह मोड़ के वहां से खिसक लेती है। सुनिए बहन जी। ईश्वरचंद के मुंह से बहन शब्द सुन के मीनाक्षी सोचती है कि शायद ये मेरे से गुस्सा नहीं है और वो मुड़ जाती है। ईश्वरचंद उसके पास आता है। आप मुझे बस एक बार बोल देती कि मेरी छतरियों के व्यापार से आपका धंधा नहीं चल रहा तो मैं पास के गांव में जाकर छतरियां बेचता, लेकिन अब आप आपकी रंग बिरंगी चित्रों वाली छतरियां आराम से बेचिए। मैंने अब अलग प्रकार की छतरियां बनाना शुरू किया है। अब आपको मेरे व्यापार से कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे माफ़ कीजिए भाई साहब, मैंने अगर पहले ही आपसे खुल के बात की होती तो अच्छा होता, लेकिन स्वार्थ की वजह से मैं अंधी हो गई थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो इस प्रकार ईश्वरचंद और मीनाक्षी अपने अपने छतरियों का व्यापार चलाते हैं और खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। तो देखा दोस्तों, मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम शांति से बैठे और विचार विमर्श करें तो आसानी से हल ढूंढ सकते हैं जिससे सबका फायदा हो। आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। समझ नहीं आता कि जो भी मैंने देखा क्या वो सच था या फिर कोई भ्रम। क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास रखते हैं? अगर 10 साल पहले यही सवाल आप मुझसे करते तो मेरा जवाब ना होता। मगर उस रात मैं अपने एक दोस्त की शादी को अटेंड करने गांव जा रहा था। बस कंडक्टर को जब मैंने गांव का नाम बताया वो थोड़ा चौंक सा गया और मेरी तरफ अजीब नजरों से देखने लगा। उसने मुझसे कहा कि यह गाड़ी उस रास्ते नहीं जाती क्योंकि बारिश की वजह से वो रास्ता बंद हो चुका है और अगले स्टॉप पर उतर के मुझे पैदल जाना पड़ेगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, सो मैंने टिकट ले लिया। रास्ता बड़ा ही लंबा था, सो मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। लगभग रात के 10 बजे गाड़ी उस स्टॉप पर पहुंची और मैं बस से उतरने लगा, लेकिन तभी बस कंडक्टर ने मुझे रोका। वो मुझे वहां पर ना उतरने की विनती करने लगा। उसके कहे अनुसार वो रास्ता बड़ा ही निर्जन था, लेकिन पहले ही मुझे बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए कंडक्टर को धन्यवाद देते हुए मैं बस से नीचे उतर गया। मैंने मुड़कर देखा तो कंडक्टर अभी भी मेरी तरफ देख रहा था, मानो जैसे उसे मेरी बड़ी चिंता हो रही थी। बस निकल गई और उस सुनसान रास्ते में अकेला रह गया मैं। बस के जाने के बाद वो रास्ता और भी सुनसान लगने लगा। अंधेरा काफी घना था और मेरे पास टॉर्च भी नहीं थी, सो मैंने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और जंगल के रास्ते की ओर बढ़ गया। मैं थोड़ी दूर चला था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। मैंने अपना छाता निकाला और मोबाइल की धुंधली सी रोशनी में आगे बढ़ने लगा, लेकिन अचानक मेरे मोबाइल की टॉर्च बंद होने लगी। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। रह रहकर मुझे कंडक्टर की बातें याद आ रही थी। मैं अपने आप को कोसने लगा, काश मैंने उसकी बात मान ली होती, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने हिम्मत बांधी और आगे बढ़ने लगा। तभी किसी लड़की की आवाज मेरे कानों पर आई। क्या आप गांव की तरफ जा रहे हैं? वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। उसके बाजू में एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए हुए खड़ा था। मैंने उसकी आंखों में देखा और मैं एकदम सहम सा गया। उसकी आंखें मुझे बड़ी अजीब ढंग से घूर रही थी। चलो बाबूजी, साथ में चलते हैं। बिना कुछ कहे मैं उनके साथ चलने लगा। मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी। इतनी बारिश हो रही थी लेकिन उनके पास छाता नहीं था।
उस बूढ़े आदमी ने अपने पूरे बदन पर एक कंबल लपेट लिया था और वो लड़की तो बारिश में पूरी भीग चुकी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। सच में वो बहुत ही सुंदर थी। जी आप चाहें तो मेरा छाता ले लीजिए। मैंने उस लड़की से गुजारिश की। जी नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। और इतना कहकर वो मेरे पास आई और मेरे साथ एक ही छाते में चलने लगी। सच कहिए तो मुझे ये रात बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन जैसे ही छाता पकड़ने के लिए उसने मेरे हाथों को छुआ, मैं चौंक गया। क्या हुआ? उसने मुझसे पूछा। जी जी, वो आपके हाथ बहुत ही ठंडे थे। लड़की मुस्कुराई। जी हाँ, वो आज बारिश बहुत ज़्यादा है ना, शायद इसलिए। उस खूबसूरत लड़की के साथ एक ही छाते में चलते हुए मैं रोमांचित हो रहा था। अब गांव नजदीक आ गया था। मुझे दूर से घरों में जलते टिमटिमाते हुए दियों की रोशनी नजर आ रही थी। मैं उस रास्ते से आगे बढ़ा, लेकिन मैंने देखा कि वो लड़की और वो बूढ़ा आदमी एकदम से रुक गए। क्या हुआ? आप रुके क्यों? मैंने उनसे पूछा। आप गांव में नहीं आने वाले? जी हम गांव नहीं आते, हमारा लॉज है यहाँ पर। कभी वक्त मिले तो आइएगा ज़रूर। उस लड़की के हाथों में छाता देके मैं आगे बढ़ा। अचानक मुझे याद आया कि मैंने उस लड़की का नाम तो पूछा ही नहीं। अपने आप को कोसता हुआ मैं पीछे मुड़ा और मेरे पांव तले जैसे जमीन खिसकी गई। वहां पे कोई भी नहीं था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगा। अचानक फिर से बिजली कड़की और फिर जो मैंने देखा, मैं आज तक उसे भुला नहीं पाया हूं। उनकी आंखें, उफ, उसमें तो जैसे जान ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मुझे ही घूर रही थी। चेहरा सफेद, मानो जैसे उनका खून ही सूख चुका हो। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। उसके सारे दांत सड़ गए थे। हमारा लॉज है यहाँ पर, कभी वक्त मिले तो आइएगा जरूर। मैं आपकी राह देखूंगी। उसकी आवाज मानो किसी कब्र से आ रही हो, इतनी भयानक थी। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मुझे उस कंडक्टर की बताई हुई बात याद आ गई। उसने मुझसे कहा था कि रास्ते में अगर कोई पुकारे तो रुकिएगा मत। इतनी बारिश में भी मुझे पसीना आने लगा और फिर अपनी जान हथेली पर रखकर मैं वहां से भाग निकला। पता नहीं मैं कितनी देर भाग रहा था। गांव में पहुंचते ही मैं बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन 2 दिन बाद मुझे होश आया। तब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि पिछले 2 दिन से मुझे तेज बुखार था और मैं अपनी बेहोशी में अजीब अजीब बातें बड़बड़ा रहा था। मैंने अपने दोस्त को उस रात क्या हुआ वो सब बात बताई, जिसे सुनकर मेरा दोस्त भी घबरा गया। उसने मुझसे उस गांव में घटी हुई एक हकीकत बताई, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। उसी गांव में एक लॉज था, जिसे एक बूढ़ा आदमी और उसकी नातिन दोनों मिलकर चलाया करते थे। कुछ साल पहले शहर से कोई लड़का उन दोनों के लॉज पर रहने के लिए आया था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लड़के ने लड़की से शादी का वादा किया और फिर वो शहर चला गया। वो लड़की उसके लौटने के इंतजार की राह देखने लगी, मगर वो लड़का लौट कर कभी नहीं आया। गांव के लोग अब उस लड़की का मजाक उड़ाने लगे, उसे तंग करने लगे। उनका लॉज बंद हो गया। वो बूढ़ा आदमी और लड़की दोनों ही अब अकेले पड़ गए। लड़की का हाल तो बहुत ही बुरा था। वो अब पागलों जैसे बर्ताव करने लगी थी। उस बूढ़े से अपनी नातिन का ये हाल बर्दाश्त नहीं हुआ। एक रात को दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े और एक पेड़ से लटक कर उन दोनों ने आत्महत्या कर ली। उस तूफानी रात में मैं जिस लड़की और उस बूढ़े आदमी से मिला, ये वही लोग थे। आज भी जब मुझे वो तूफानी रात याद आती है तो मैं चैन से नहीं सो पाता। अब आप ही बताइए, उस रात जो भी मैंने देखा या फिर महसूस किया, वो सच था या फिर मेरा भ्रम? आपको क्या लगता है, क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? बड़े शौक से दादाजी वो तस्वीर खरीद के लाए थे। दादाजी की उम्र अब लगभग 70 साल की हो गई थी। जब से उनकी पत्नी शारदा ये दुनिया छोड़ के चली गई थी, वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगे थे। दादाजी वो तस्वीर किसी आर्ट गैलरी से खरीद के लाए थे। उनका कहना था कि वो तस्वीर उन्हें शारदा की याद दिला रही थी।
उन्होंने उस तस्वीर को अपने बेडरूम में लगाया। अपने पलंग पे सोते सोते घंटों वो उस तस्वीर को ही देखा करते थे। दादाजी का बेटा दिनेश और उनकी बहू राधिका दोनों ही उनकी इस आदत से कुछ परेशान से हो गए थे। कभी कभी तो उनके रूम में से अकेले ही कुछ बड़बड़ाने की आवाजें आती रहती थी। राधिका ने दिनेश से कहा कि दादाजी अब उस तस्वीर से बातें भी करने लगे थे। दिनेश इस बात से बड़ा ही चिंतित हो गया था। उसने वो तस्वीर दादाजी के बेडरूम से निकालनी चाहिए, लेकिन उसकी इस हरकत से दादाजी नाराज हो गए और उन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिया। मजबूरन दिनेश को वो तस्वीर फिर से दादाजी के कमरे में लगवानी पड़ी, लेकिन अब दादाजी ने बहू और बेटा दोनों से ही बात करना भी छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, वो खाना भी अपने कमरे में ही खाने लगे थे। दिन ब दिन उनकी तबीयत खराब ही होती जा रही थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। एक दिन राधिका उनके कमरे में उन्हें खाना देने आई तो उसने देखा कि दादाजी बस एकटक उस तस्वीर को ही घूर रहे थे और उनके होंठ कुछ पुटपुटा रहे थे। शारदा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? कल मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? दादाजी की ये बात सुन के राधिका बहुत घबरा सी गई। उसने उस तस्वीर की तरफ देखा। 2 पल के लिए उसे भी लगा कि जैसे उस तस्वीर की आंखें उससे ही घूर रही है। उस कमरे में रोशनी बहुत ही कम थी और एक अजीब सी बदबू पूरे कमरे में फैल चुकी थी। न जाने दादाजी उस कमरे में कैसे रहते थे। राधिका ने खाना रखा और वो उस कमरे में से बाहर निकल आई। शारदा, क्यों तड़पा रही हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो। दादाजी अकेले ही पुटपुटा रहे थे। चांद की हल्की सी रोशनी उस खिड़की में से आके उस तस्वीर पर गिर रही थी। धीरे धीरे उस तस्वीर का नूर पलटने लगा, मानो वो तस्वीर जिंदा हो रही हो। शारदा, तुम आ गई? तुम आ गई शारदा? दादाजी पुटपुटा रहे थे। एक सुंदर सी लड़की दादाजी के सिरहाने आके बैठ गई। हाँ, मैं आ गई, वो लड़की बोली। अब मुझे कभी छोड़ के मत जाना। दादाजी इतना बोल ही रहे थे कि चांद की रोशनी उस लड़की के चेहरे पे आ पड़ी। दादाजी ने उसकी तरफ देखा। नहीं नहीं, कौन हो तुम? तुम शारदा नहीं हो, तुम शारदा नहीं हो। वो चिल्लाए। उस लड़की का चेहरा बड़ी ही भयानक तरीके से सड़ चुका था। वो दादाजी की तरफ देखकर मुस्कुराई। डरिए मत, अगली पूर्णिमा के दिन हम एक हो जाएंगे। फिर आपको मुझसे कभी भी अलग नहीं रहना पड़ेगा। दादाजी जोर से चिल्लाना चाहते थे, लेकिन मानो जैसे उनकी आवाज ही चली गई थी। उस लड़की ने धीरे से उनका माथा चूमा और मुस्कुराती हुई फिर से उस तस्वीर में गायब हो गई। दूसरे दिन जब राधिका दादाजी के कमरे में आई तो वो दादाजी का चेहरा देख जोरों से चिल्लाई। दिनेश दौड़ता हुआ कमरे में आया। उसने देखा कि दादाजी का चेहरा पूरा सूख चुका था, मानो जैसे किसी ने उनका खून ही चूस लिया हो। उनकी सांस तो चल रही थी, लेकिन उनकी आंखें सफेद पड़ गई थी और वो एकटक उस तस्वीर को ही घूरते जा रहे थे। लेकिन अब उनकी आंखों में वो प्यार, वो जज्बात नहीं था जो पहले दिखाई देता था। अब उस प्यार और जज्बात की जगह किसी खौफ ने ले ली थी। उनके ओठ सूख चुके थे। वो कुछ पुटपुटा रहे थे, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। दादाजी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? दिनेश उनकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। पूर्णिमा, पूर्णिमा, अगली पूर्णिमा। दादाजी बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शब्द उनके मुंह में से निकल ही नहीं रहे थे। वो अपने हाथ से उस तस्वीर की तरफ इशारा करने लगे, लेकिन दिनेश को उनकी बात समझ ही नहीं आ रही थी। दादाजी, हम वो तस्वीर वहां से नहीं निकालेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हताश होकर दादाजी का हाथ बिस्तर पर गिर पड़ा। डॉक्टर ने दादाजी की पूरी जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें भी उनकी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था। दादाजी उस तस्वीर को वहां से हटाना चाहते थे, लेकिन किसी को भी उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार पूर्णिमा का वो दिन आ ही गया। दादाजी सहम कर उस तस्वीर की तरफ देख रहे थे। जैसे ही चांद की रोशनी उस तस्वीर पे पड़ी,
वो लड़की उस तस्वीर में से बाहर आने लगी। दादाजी दिनेश और राधिका को पुकारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह में से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। वो लड़की धीमे से उनके पास आई। मैं आपको लेने आई हूँ, अब हमें कभी भी अलग नहीं रहना पड़ेगा। नहीं, तुम शारदा नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता। दादाजी पुटपुटाने लगे। तुमने ठीक पहचाना, मैं शारदा नहीं कमला हूँ। वो लड़की बोल रही थी। एक चित्रकार मेरी तस्वीर बनाना चाहता था। मेरी तस्वीर बनाते बनाते वो मुझसे प्यार करने लगा और उसने मुझसे शादी करने की इच्छा दर्शाई, लेकिन जब मैंने इनकार किया तो उसने गुस्से में आकर मेरी कर दी और फिर मेरे ही रक्त से उसने इस तस्वीर के रंग भरे और बाद में खुद भी कर लिए। तभी से मैं इस तस्वीर में रह रही हूँ। जिस दिन मेरी हुई वो दिन भी पूर्णिमा का ही दिन था। हर पूर्णिमा के दिन मुझे रक्त की प्यास लगती है। अब आओ, मेरी प्यास बुझाओ। इतना कहकर उस डायन ने अपना मुंह खोला। दादाजी के मुंह से एक हल्की सी चित्कार निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। दिनेश और राधिका को कभी भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिरकार दादाजी की मौत की असली वजह क्या थी। उन्होंने उस कमरे का सारा सामान कबाड़ खाने में बेच दिया, जिसमें वो तस्वीर भी थी। पता नहीं अब वो तस्वीर कहाँ पे है और किस घर की दीवार पर टंगी हुई है। कहीं वो तस्वीर आपके घर में तो नहीं है ना?